एवरीवन। सो बेसिकली बोर्ड्स एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियर आ चुके हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक एंड नो नीड टू डिस्ट्रैक्ट। जो भी आपका सिनेरियो है उससे डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए, हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट काम डाउन एंड अपना प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू थोड़ा सा टाइम निकाल के, कि मम्मा कह रही कि स्क्रीन टाइम आप ऑलवेज़ यूज़ करते हो तो उसके थोड़े से एडवांटेजेस यूज़ करो, एडवांटेज उसका उठाओ। तो आप थोड़ा सा कुछ मिनट्स ऐसे निकालो अपने पूरे रूटीन में कि मेरे साथ आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सको अपनी इंग्लिश को भी। ऑफकोर्स आपने पूरे साल भी मेहनत करी है, बट ये कुछ लास्ट डेज में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा आपका जो पाथ है उसको थोड़ा ईजी कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो सबसे पहले बच्चे आपका आता है सेक्शन ए में डिस्कर्सिव पैसेज, राइट। डिस्कर्सिव पैसेज में और केस बेस्ड स्टडी जो आपका आता है, केस बेस्ड पैसेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपका डिस्कर्सिव है वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, राइट। कि आपको जो पैसेजेस गिवन है और उसके जो आपको पैराग्राफ पूरा है वो पूरा एक कॉन्टिन्यूशन पैराग्राफ नहीं है। वो आपका डिस्कर्सिव आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, उसका कॉन्क्लूजन किसी भी तरीके से हो सकता है, ओपिनियन बेस्ड हो सकता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी अनसीन पैसेज को करने का वे आउट क्या होता है। आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी होंगी, आपको बहुत हेल्प आउट हुआ होगा उस चीज़ से डेफिनेटली। बट हर टीचर का क्या होता है, एक अपना एक एडिशनल पॉइंट अगर ऐड ऑन हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आप गो थ्रू करेंगे आपको ये माइंड में रहेगा कि अब तो बहुत ही आसान हो चुका है, एमसीक्यू बेस्ड है, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी गाइज। कि अगर ठीक है, अगर आपको पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, बट वो अब थोड़ा सा पहले ईजी ज़रूर हो चुका है बट ट्रिकी भी हो चुका है। कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इतने सिमिलर होते हैं कि लगता है कि ये आंसर हो सकता है बट होता कुछ और है। ऐसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको पहली ट्रिक क्या हो सकती है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन रूल सबसे पहले पता होना चाहिए। कि रूल टू एलिमिनेट, कि ये वाला आंसर तो डेफिनेटली कट हो सकता है, कि ये तो बिल्कुल भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और आप पहले जब क्वेश्चंस गो थ्रू कर चुके होंगे और आप उसके बाद जब आप पैसेज गो थ्रू करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर चीज़ों को समझ कर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ गो थ्रू कीजिए अपने पैसेजेस को, ठीक है। और आपको जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है वहाँ साथ साथ अंडरलाइन करती जाइए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी राइट डाउन करना मना होता है, जस्ट लेट इट बी। आप डॉट से हेल्प ले सकते हो कि एक पेंसिल की डॉट लगा दी कि यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, कि इसका कोई ना कोई सिनोनिम या एंटोनियम पूछ सकते हैं पैसेज में। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि अब जब पूरा क्वेश्चन जो आप क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो उनके आंसर्स होते हैं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो पैरा 1 से ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन 2 है तो वो आपका पैसेज 1 और 2 में से भी हो सकता है। ऐसे ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपैरेटिवली पैरा 5 या 6 में से ही होगा, एंडिंग पैरा में से ही होगा। तो सीक्वेंस एक ऑर्डर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी चीज़ों को आपको समझना है और अपने आंसर्स को अपने पूरा जो है मेंशन करना है। और उसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि मैम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर है क्या, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा। उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जो भी आप देखो एक ओवरऑल मीनिंग समझते हो अपने एक पैसेज का, जो आपका ओवरऑल मीनिंग होता है वो क्या क्रक्स क्या निकल के आ रहा है उसका, तो आपको रिलेट हो जाता है। समटाइम होता है कि दो आपके ऑप्शन में से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, या ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक तो आपको क्या करना है बच्चे, जो सबसे पहले आपको थोड़ी सी वोकैबलरी की इन डेज 5 to 6, ठीक है, पूरे साल आपने मेहनत नहीं करी लेकिन कुछ 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा वोकैबलरी बेस्ड अपनी वीडियोज़ देखिए। और एक वोकैबलरी की गूगल गेम होती है कि आप वोकैबलरी गेम भी खेल सकते हो, वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी यहाँ पर। तो वो आप एक वोकैबलरी या स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उसको वोकैबलरी गेम खेलो अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और आपको अगर वहाँ से एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन रूल आपको आना चाहिए कि आपका ये जो पूरा पैसेज है, जो लाइन है, किससे ज़्यादा रिलेट कर रही है, ये वर्ड कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कभी सुना ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एक वर्ड गिवन है लाइक डेलेमा, राइट, या कंफ्यूज वर्ड। तो बच्चे को डेलेमा का मतलब ही नहीं पता, डेलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। अब उसका एंटोनिम या सिनोनिम कैसे निकालेगा पैसेज में से, राइट। अब पैसेज में आपको वर्ड गिवन है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का वर्ड का मीनिंग जो है आपका डेलेमा है या कंफ्यूजन जो मीनिंग है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा। देखो क्या होता है बच्चे, हमें मान लो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि उसका मीनिंग कंफ्यूजन है, तो ज़्यादातर बहुत ही इजी वर्ड्स आते हैं पहली बात तो क्वेश्चन में कि कंफ्यूज का सिनोनिम क्या है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डेलेमा का सिनोनिम क्या है तो आप आंसर करो परप्लेक्सिटी, नहीं।
नॉर्मली क्वेश्चन वाले बहुत इजी होते हैं कि आपको दिया जाएगा कि आपको बताना है कि कन्फ्यूजन का मीनिंग क्या है, या तो पैसेज में डिलेमा गिवन होगा या फिर परप्लेक्सिटी गिवन होगा। तो उसमें से आपको पैसेज की जब आप लाइन पढ़ोगे ना, तो कौन सा ज़्यादा रिलेट कर रहा है आप ये देखोगे, ठीक है। अब वहाँ पे एड ऑन वर्ड आ रहा है या फिर वहाँ पे वर्ड आ रहा है कुछ और, लाइक फॉर एग्जांपल मिस्ड आ रहा है, कोई भी अदर वर्ड आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें नहीं रिलेट करती वहाँ पे। लेकिन अगर कन्फ्यूजन के साथ पूरा ओवरऑल मीनिंग मैच कर रहा है तो वो आप बिल्कुल डेफिनेटली परप्लेक्सिटी पे जा सकते हो, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे आपको आंसर्स भी करने हैं किस तरीके से, उसी सीक्वेंस में, क्योंकि टीचर का ना वहाँ पे फोकस बिल्कुल हट जाता है चेकिंग के टाइम पे कि आपका जो आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सीक्वेंस में नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर दैट वो हमेशा सीक्वेंस में ही आंसर अटेम्प्ट कीजिए। और ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप टाइम अप ज़्यादा लेते हो तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम का जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये करना है। डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है वो आर्गुमेंटेटिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। एंड आपका केस बेस्ड क्या होता है कि आपको एक डेटा गिवन होता है जिसको आपको एनालाइज करना होता है, जिसके भी यहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस गिवन होता है और उनको अटेम्प्ट करना है। तो दोनों के आपकी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सेम है, बट द थिंग इज कि कुछ जो एनालाइज कर रहे हो ना, तो वो इतना पैनिक क्रिएट नहीं करना। हमेशा मैं बच्चों को ये प्रेफर करती हूँ कि ऑलवेज गो विद द सेक्शन C, लास्ट पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए। उसका रीज़न है कि आप पैनिक क्रिएट जब करते हो ना, तो उस टाइम पे आप राइट डाउन नहीं कर सकते। बट पैनिक क्रिएट करते करते अगर आप इतना ज़्यादा करो, लेकिन आप फिर भी एक बार आप गो थ्रू ज़रूर कर सकते हो अपना पैसेज को, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि आप टिक मार्क नहीं कर सकते या आप अपना आंसर नहीं लिख सकते कि मेरा ऑप्शन जो है C गिवन है। आप डेफिनेटली अगर जितना मर्जी टाइम कम बचा हो आप अपना जो है पैसेज इजीली पढ़ लोगे, बट आप सेक्शन C बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे। तो एज़ कम्पेयर टू सेक्शन C आपके लिए ईजी रहेगा सेक्शन A अटेम्प्ट करना एट द एंड। आपको टिप्स और ट्रिक्स जो है हेल्प डेफिनेटली करेंगी इन योर एग्जाम्स। जो डिस्कर्सिव पैसेज है और आपका आर्गुमेंटेटिव होता है जैसे मैंने बताया, और केस बेस्ड जो है वो आपका केस पूरा आपको डेटा जो है एनालाइज करना होता है।